बहू पढ़ाओ ससुराल बिठाओ। मंगत राम, जिन्हें लड़कियों के पढ़ने लिखने से उतनी ही परेशानी है जितनी हमारे देश के नेताओं को ईमानदारी से होती है, उसने अपने बड़े बेटे की शादी भी ऐसी लड़की से की जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। अब ऐसी ही लड़की वो अपने छोटे बेटे के लिए भी ढूंढ रहा है। एक लड़की का रिश्ता पता लगा है। अभी 17 साल की है, सीधी सादी गांव की रहने वाली है, 12वीं तक पढ़ी है, उम्र भी कम है तो पढ़ाई लिखाई के लिए ज़्यादा किटकिट भी नहीं करेगी। मैं तो कहता हूँ अनुज की शादी उसी से करवा देते हैं। जैसा आपको ठीक लगे पापा। लेकिन लड़की ज़रा छोटी नहीं है शादी के लिए, उम्र कम लग रही है ना। कोई कम उम्र नहीं है, बड़ी लड़की से शादी करवाएंगे तो अपने हक के लिए बोलने लगेगी। देखा नहीं है क्या तुमने किस तरह लड़कियों की ज़बान चलती है आजकल। और वैसे भी ये सब फैसले घर के मर्द करते हैं। मैंने तो सोच लिया है कि अनुज की शादी उसी लड़की से करवाऊंगा। अब मंगत राम ने एक बार जो फैसला कर लिया तो मान लो वो पत्थर की लकीर हो गई। उसने झट से अपने बेटी की शादी उसके साथ फिक्स कर दी। ये ले बेटा, ये शादी के कार्ड है, सब रिश्तेदार और पड़ोसियों में बांट देना। अरे रिश्तेदारों तक तो ठीक है पापा, लेकिन पड़ोसियों में बिल्कुल नहीं। क्या पड़ोसियों से तेरी क्या दुश्मनी है भाई, जो उन्हें शादी का कार्ड नहीं देना चाहता? आपको पता है पापा कि लड़की अभी 17 साल की है, और हमारे पड़ोसियों का तो आपको पता ही है कितने पंचायती हैं। अगर एक बार उनको पता लग गया ना कि लड़की की उम्र कम है तो उसी टाइम पुलिस को बुला लेंगे। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा हुआ जो तूने बता दिया, वरना ये पड़ोसी तो हमें जेल पहुंचा देते। अच्छा चल, रिश्तेदारों को कार्ड दे दे। वैसे भी शादी तो गांव में ही करेंगे, इन्हें क्या ही पता लगेगा। अब पूरा शर्मा परिवार अपने छोटे बेटे अनुज की शादी के लिए गांव पहुंच जाता है, और कुछ दिन बाद जब वो गांव से अपने घर वापस लौटते हैं तो अपनी नई नवेली बहू को एकदम सिंपल लड़की की तरह घर लेकर आते हैं, और कानों कान किसी को कुछ खबर भी नहीं होने देते। सुनो सुनीता बहू, छोटी बहू को ज़रा अच्छे से समझा देना कि अगर कभी कोई घर में आ जाए और उससे कुछ पूछे तो ये बोल दे कि मेरे मामा जी का घर है और अपनी पढ़ाई करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। किसी के सामने अपना मुंह ना खोल दे। जी ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं समझा दूंगी। सुनीता अपनी छोटी बहू के पास जाती है और उसे सब कुछ अच्छी तरह से समझा देती है। अगले दिन, अरे माँ जी, ये शीला आंटी तो हमारे घर की तरफ ही आ रही हैं। अगर इन्हें नेहा के बारे में पता चल गया तो ये पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देगी। लो आ भी गई। अरे कैसी हो सुनीता बहन? कल मैं छत पर कपड़े धो रही थी तब देखा तुम लोग गाड़ी से आए थे। तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी, कौन है वो? अनुज बेटे की शादी वादी कर दी क्या? लेकिन शादी के हिसाब से तो लड़की की उम्र छोटी लग रही थी। शादी? इधर सुनीता की जबान शर शादी का नाम लेते हुए लड़खड़ा रही थी, और उधर नेहा माँ जी करती हुई वहां पर आ गई। माँ जी, आज खाने में भिंडी की सब्जी बना लूं क्या? हे भगवान, ये क्यों इस टाइम पर यहाँ आ गई? ऊपर से इसके सामने मुझे माँ जी भी बोल रही है। इतना समझाया था इसे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। क्या हुआ माँ जी, बताइए ना। माँ जी, इसका मतलब मैंने सही सोचा था, तुम्हारी छोटी बहू है ये। लगता है तेरी उम्र के साथ साथ तेरे कान भी बूढ़े हो गए हैं शीला। ध्यान से सुन, माँ नहीं मामी जी बोल रही है वो। और तुझे कितनी बार बुलाए नेहा बेटा, एक माँ के साथ दूसरा मी भी जरा ठीक से लगाया कर। जब देखो तब मुंह में बोलती रहती है। अरे मेरे दूर की ननद की बेटी है ये, पढ़ने के लिए आई है यहाँ पर, और मुझे माँ जी नहीं मामी जी बोल रही थी। मामी जी। जी हाँ, मामी जी। वो कभी कभी ना आधे शब्द मेरे मुंह में ही रह जाते हैं। तो खाने में आज भिंडी बना लूं मामी जी? अरे बेटा, तू क्यों भिंडी की सब्जी बनाएगी? जब तू यहाँ पर पढ़ने आई है तो अपनी पढ़ाई कर। और वैसे भी ना तेरी उम्र अभी घर का काम करने की नहीं है, पढ़ने लिखने की उम्र है। ये सब काम तो राधा बहू कर लेगी, तू जाकर पढ़ाई कर। जी। अच्छा, मैं ना थोड़ी सी चीनी लेने आई थी, तो वो मुझे दे दे राधा बहू। जी अभी लाई। राधा जल्दी से एक कटोरी चीनी लेकर आती है और उसे वहाँ से रफा दफा करती है। आज तो बाल बाल बचे मम्मी जी, लेकिन दिन में पता नहीं कितने पड़ोसी हमारे घर के आसपास से गुजरते हैं, और कितने तो घर ही आकर टपक जाते हैं। इनसे ना सावधान रहना पड़ेगा। तो ठीक कह रही है बहू, इनसे तो सावधान रहना पड़ेगा। एक बार शीला को बता दिया ना कि यहाँ ये पढ़ने के लिए आई है, तो रोज़ आकर इसकी पढ़ाई की खबर लेगी।
एक काम करती हूँ, अनुज से कहकर नेहा के लिए एक स्टडी टेबल और किताबें मंगवा देती हूँ, ताकि किसी को कुछ शक ना हो। नेहा बेटा, कभी भी कोई भी घर आए ना तो बस अपने स्टडी टेबल पर जाकर बैठ जाना। तब तो इसे सारा टाइम अपने स्टडी टेबल पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की एक्टिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा मोहल्ला तो पूरे दिन हमारे घर में ही बैठा रहता है। अभी तो 1 महीने से मोहल्ले की औरतें यात्रा पर गई हुई हैं, इसलिए घर में इतनी शांति है। 1-2 दिन में सब आने वाली है, देखना कैसा हंगामा होता है बाद में। अब अगले ही दिन सुनीता नेहा के लिए उसके रूम में स्टडी टेबल लगवा देती है और उसके लिए बुक्स भी मंगवा देती है। अब जैसे ही कोई घर पर आए ना, वैसे ही अपने स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठ जाना। जी माँ जी। पढ़ने बैठ जाना नहीं, पढ़ने बैठ जाओ। वो देखिए मम्मी जी, सामने से मोहल्ले की औरतों का ग्रुप आ रहा है। 1 नंबर की पंचायती है सारी की सारी। जाओ तुम जल्दी से अंदर। नेहा जल्दी से अंदर जाकर पढ़ने बैठ जाती है। अरे अभी तो हमने बाहर से देखा था, यहाँ पर एक लड़की भी खड़ी थी, हमारे आते ही अंदर क्यों चली गई? अरे निर्मला बहन, शीला ने बताया तो था, मंगत राम भाई साहब की दूर की बहन की बेटी यहाँ पढ़ने आई है, तो अंदर पढ़ने चली गई होगी। हाँ हाँ, पढ़ने ही तो गई है। और तुम बताओ, यात्रा से लाया हुआ प्रसाद देने आई हो क्या? हाँ, वो भी लेकर आए हैं, लेकिन सोच रहे थे कि आ ही गए हैं तो राधा बहू के हाथ की चाय भी पी लेते हैं, साथ में थोड़े पकोड़े भी बना लेगी राधा बहू तो अच्छा हो जाएगा। जी जी, अच्छी तरह जानती हूँ ये इधर पंचायत करने के लिए बैठी हुई हैं। पता है मुझे, इन्हें हमारी बातें हजम नहीं हो रही। अरे जानना राधा बहू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है। अब एक बार उनकी पड़ोसने घर पर आकर बैठ गई तो वहाँ से उठने का नाम ही नहीं लेती। राधा से पूरे 3 बार चाय बनवा कर पी और पूरे 4 घंटे के बाद उठकर अपने घर गई। हे भगवान, दिमाग खराब कर दिया इन दोनों ने तो मेरा। कौन सी ननद की बेटी है, ननद कहाँ रहती है, ये लड़की कौन सी पढ़ाई कर रही है, कब तक यहाँ रहेगी? मेरा दिमाग खा गई दोनों। चलो, अब तुम और नेहा बहू मिलकर खाना बना लो, बहुत भूख लग रही है। नेहा राधा के साथ मिलकर रात का खाना बनवा देती है। तभी रात के समय, अरे नेहा, ये सारी किताबें और स्टडी टेबल बस दिखावे के लिए लेकर आया था। लगता है तुमने इसे ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। चिंता मत करो, इस टाइम पर घर पर कोई पड़ोसन नहीं आएगी, तुम आराम से आकर सो सकती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज दिन में पड़ोस वाली आंटी 4 घंटे तक हमारे घर पर ही बैठी थी, तो मैं इतनी देर तक पढ़ाई की एक्टिंग तो नहीं कर सकती थी, तो मैंने सोचा इन बुक्स को पढ़ ही लेती हूँ। अब पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ गया तो सोचा पढ़ ही लूँ। वैसे भी ना 12th क्लास के बाद ग्रेजुएशन हो नहीं पाई, तो अब कर लेती हूँ। देखो नेहा, मेरे घर वालों ने मेरी शादी ही तुमसे इसलिए की क्योंकि तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्हें लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, स्पेशली मेरे पापा को। बाकी सब तो फिर भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पापा नहीं मानेंगे। अरे तो पापा को नहीं बताएंगे ना, आप मेरा ओपन कॉलेज से एडमिशन करवा दो और मुझे एग्ज़ाम दिला कर ले आना। वैसे भी मुझे पढ़ाई करने की एक्टिंग तो करनी ही है, तो किसी को क्या पता लग रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ने की एक्टिंग कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारा पढ़ने का इतना ही मन है तो मैं तुम्हारा एडमिशन करवा देता हूँ, लेकिन देखो घर में किसी को पता मत चलने देना। हाँ 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 ठीक है। अब हर रोज़ घर पर पड़ोसनें आकर बैठ जाती और उनके चक्कर में नेहा को पढ़ने का अच्छा खासा टाइम मिल जाता। बस 1 घंटा और, अगर ये पड़ोस वाली आंटी यहाँ पर बैठी रही तो मज़ा आ जाएगा, मेरा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नेहा बाहर हॉल में आती है। अरे नेहा बेटा, तुम बाहर क्यों आ गई? वो मुझे भूख लगी थी ना, तो कुछ खाने के लिए लेने आई थी। अरे तुमने तकलीफ़ क्यों की? मुझे बोल दिया होता, मैं तुम्हारे लिए ले आती। जाओ तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम अंदर जाओ। जी। नेहा चुपचाप अपने कमरे में आकर पढ़ने लगती है। तभी राधा उसके लिए खाना लेकर आती है। तुम्हें बोला ना, कोई पड़ोसन बाहर बैठी हो तो बाहर मत आया करो और इसी स्टडी टेबल पर बैठा रहा करो। आज के बाद तुम्हें कुछ भी खाने को चाहिए ना तो मुझे आवाज़ लगा देना, मैं खुद देने आ जाऊंगी। ये पड़ोसनें जितनी बार तुम्हें देखेंगी उतने सवाल करेंगी। राधा तो ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी इन बातों से नेहा बड़ी खुश हो जाती है। ये तो अच्छा है, मेरा तो मन कर रहा है कि ये मोहल्ले की पड़ोसनें सुबह से शाम तक हमारे घर पर ही बैठी रहें। मैं आराम से अंदर पढ़ती रहूँगी और मुझे खाने को भी अपने आप मिलता रहेगा। अब हर रोज़ कोई ना कोई पड़ोसन उनके घर पर आकर बैठ जाती और नेहा आराम से पढ़ती और आराम से अपने कमरे में खाना खाती।
ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और उसने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर लिए। लेकिन उसके बाद आया करवा चौथ। सुनो मम्मी जी, मैं छत पर देख कर आई हूँ, सारी पड़ोस वाली औरतों ने करवा चौथ मना लिया, तो अपनी छत पर तो अभी कोई नहीं है। अब हम आराम से जाकर करवा चौथ मना सकते हैं। चलो नेहा। अब तीनों अपने अपने पति के साथ करवा चौथ की रस्में कर रही थी और पड़ोस वाली शीला अपनी छत से कपड़े उतारने आई थी कि उसकी नज़र पड़ गई मांग में सिंदूर भरी करवा चौथ की रस्म कर रही नेहा पर। बाप रे बाप, इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। ये इनकी कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि अनुज की ही पत्नी है, जिसे ये इतने टाइम से छुपा रहे थे। लगता है इसे भगा कर यहाँ पर लाए हैं, तभी इतनी छुपम छुपाई कर रहे हैं। कल ही मोहल्ले की औरतों को इनके घर पर लेकर जाती हूँ। बहुत झूठ बोल लिया इन लोगों ने हमसे। अब नेहा के झूठ वाला भांडा तो शीला के सामने फूट चुका था। अगले दिन सुबह सुबह शीला सारी पड़ोसनों को लेकर उनके घर पहुंच गई। अरे तुम सब यहाँ पर, वो भी इतनी सुबह सुबह? मोहल्ले में कोई टपक गया है क्या? अरे नेहा, जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभी तक तो अनुज का लंच उसकी भाभी पैक करती थी, तो अब उसका लंच नेहा क्यों पैक कर रही है? अरे अब नेहा अनुज का लंच पैक नहीं करेगी तो और कौन करेगा? लगता है तुम्हें पता नहीं, नेहा अनुज की शादी हो चुकी है। सुनीता की छोटी बहू है नेहा। छोटी बहू? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने बताया था ना, मेरे दूर की ननद की लड़की है, यहाँ पढ़ने आई है। वो तो बस राधा बहू के काम में मदद करवा देती है। अब बस भी करो सुनीता बहन, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम नहीं बताओगी तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा? बहुत कोशिश की तुमने हमसे छुपाने की कि हमें पता ना लगे, लेकिन कल छत पर इसे करवा चौथ मनाते हुए देख लिया था मैंने। बेचारी फूल सी बच्ची को अपने घर की बहू बनाकर ले आए। अब समझ में आया, ये हमारे आते ही इसे अंदर क्यों भेज देती थी। सुबह सुबह इससे सारे घर का काम करवाती है और दिन में हमारे सामने ये दिखाती है कि ये पढ़ने के लिए यहाँ पर आई है। तुम्हारी कंप्लेंट तो हम पुलिस में करेंगे। इतनी छोटी लड़की को अपने घर की बहू बनाया। अरे ये सब आप क्या बोल रहे हो आंटी जी? नेहा पूरे 18 साल की है और हम दोनों ने लीगली शादी की है। अच्छा तो फिर दिखाओ कहाँ है तुम्हारी शादी के कागज़। नेहा, ज़रा हमारा मैरिज सर्टिफिकेट तो लेकर आना। नेहा मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आती है। ये देखिए, लीगली शादी हो चुकी है हमारी, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता। लीगल शादी का प्रूफ है हमारे पास। अच्छा तो फिर तुम लोगों ने हमसे ये बात छुपाई क्यों? हमारी मर्जी। हम तो तुम्हें बाद में सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन तुमने तो सारा सरप्राइज ही खराब कर दिया। आई बड़ी सरप्राइज वाली। ठीक नहीं किया तुमने ये हमारे साथ। बेटे की शादी कर दी और एक मिठाई तक नहीं खिलाई। अरे मिठाई की क्या बात है, अभी खिला देती हूँ तुम्हें मिठाई। अरे रहने दो, तुम ही खाओ मिठाई। सारी पड़ोसनें मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। अच्छा हुआ कि तुम्हारे पास ये मैरिज सर्टिफिकेट था, वरना ये लोग तो आज पुलिस को बुला ही लेते। लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? अभी तो शादी के लिए बहू की उम्र कम है ना। अरे मम्मी, आप भूल गई क्या? कल ही तो नेहा का बर्थडे था और करवा चौथ के चक्कर में बर्थडे सेलिब्रेट किया ही नहीं। लेकिन शादी मैंने कल ही कर ली थी, क्योंकि ये तो मुझे पता था कि लोगों को जल्द ही सब पता चल जाएगा, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहता था। अनुज को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन असली परेशानी तो अभी शुरू होने वाली थी। अगले दिन। अरे अब तो सब पड़ोस वालों को ये पता चल ही गया है कि नेहा हमारी बहू है, तो फिर ये किताबें और स्टडी टेबल यहाँ क्यों रखा हुआ है? इस टेबल को कहीं और रखवा दो और ये सारी किताबें बेच दो। पापा जी, लेकिन किताबों को बेचने की क्या ज़रूरत है? घर पर रखी है तो रहने देते हैं ना। जिस चीज़ का घर में कोई काम नहीं, उसे घर पर रखकर क्या मतलब है? सारी किताबें निकाल कर दे दो कबाड़ी वाले को, वो ले जाएगा। जाओ जल्दी लेकर आओ। तुम जाकर कपड़े धो लो नेहा बहू, किताबें मैं आपको ला कर देती हूँ ना। नेहा अपने सास ससुर के सामने कुछ नहीं बोल पाती और वो उसकी सारी किताबों को बेच देते हैं। रात को अनुज घर आता है तो देखता है नेहा की आंखों में आंसू है। अरे क्या हो गया नेहा, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या हुआ? मम्मी जी, पापा जी ने मेरी सारी किताबें कबाड़ी वाले को बेच दी। उन्होंने बोला जब उनका कोई काम ही नहीं तो घर में रखकर क्या करना। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे पढ़ने दो। अच्छा अच्छा ठीक है नेहा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं कल सुबह पापा से बात करूँगा। अभी तुम रोना बंद करो।
अनुज नेहा को समझाकर चुप करवाता है। सुबह होते ही वो अपने पापा से इस बारे में बात करता है, लेकिन नेहा की पढ़ाई की बात सुनते ही उसके पापा भड़क जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात पूछने की? और जब हमने कहा था कि ये सब पढ़ाई का बस नाटक है, तो तूने बहू को पढ़ने दिया कैसे? और तो और कॉलेज में उसका एडमिशन भी करवा दिया और उसे एग्ज़ाम भी दिला कर ले आया। जो करना था वो तो कर दिया, लेकिन इसके आगे अगर दोबारा मेरे सामने कभी भी बहू के पढ़ने की बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर की बहू का काम घर संभालना है, ये पढ़ाई लिखाई करना नहीं। देखिए पापा, आपके ज़माने में ये सब कुछ चल जाता था, लेकिन आज का ज़माना ऐसा नहीं है। और अगर नेहा पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ाने में क्या परेशानी है? पढ़ाई के साथ साथ वो घर का काम भी तो अच्छी तरह संभाल लेती है। एक बार मना कर दिया ना तुझे, तो मेरे साथ बहस मत कर। मैंने बोल दिया कि बहू नहीं पढ़ेगी तो नहीं पढ़ेगी। अपने ससुर जी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहाँ खड़ी नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अनुज से उसकी आंखों में वो आंसू देखे नहीं जाते। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा यहाँ से। जा रहा हूँ पापा, दोबारा नेहा के लिए किताब लेने। अगर नेहा पढ़ना चाहती है तो वो ज़रूर पढ़ेगी। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे मना करने के बाद मेरे सामने यह बात बोल रहा है? ठीक है, ज़्यादा शौक चढ़ रहा है ना तुझे अपनी पत्नी को पढ़ाने का, तो जा पढ़ा ले, लेकिन मेरी बात नहीं माननी तो मेरे घर से निकल जा और जो करना है कर। अजी ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ पापा, इतनी सी बात के लिए आप अनुज को घर से निकाल दोगे? इतनी सी बात है ये मेरे निर्णय के आगे जाकर अपनी पत्नी को पढ़ाएगा। इसके लिए तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, तो फिर मैं इसे अपने घर में रखूँ ही क्यों? पापा, आप गलत सोच रहे हैं। इस दुनिया में जितनी इज्जत मैं आपकी और मम्मी की करता हूँ, उतनी किसी और की नहीं कर सकता। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। भाभी भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन आपके डर से कभी भैया इस बारे में बात नहीं कर पाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर नेहा पढ़ना चाहती है तो मैं उसे ज़रूर पढ़ाऊँगा। इसके लिए आप अगर मुझे घर से निकालना चाहते हैं तो मुझे वो भी मंजूर है। चला जाऊँगा मैं। क्या तू इसकी पढ़ाई के लिए मेरा घर छोड़कर जाएगा? आखिर अगर ये पढ़ लिख भी जाएगी तो क्या ही कर लेगी? उनकी बातों के बीच अचानक अनुज की भाभी को लेबर पेन शुरू हो। उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जल्दी से अंदर लेकर आओ इन्हें। यहाँ पर लेडी डॉक्टर कहाँ है? लेडी डॉक्टर को अंदर भेजो ना। ये डॉक्टर अंदर क्यों जा रहे हैं? देखिए, इस शिफ्ट में लेडी डॉक्टर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। क्या? तो फिर दूसरा हॉस्पिटल में लेकर चलो बहू को। लेडी डॉक्टर हो उसी हॉस्पिटल में जाएंगे हम। क्यों पापा, आपको तो लड़कियों का इस तरह पढ़ना लिखना पसंद नहीं, फिर भाभी की डिलीवरी के लिए पढ़ी लिखी लेडी डॉक्टर क्यों चाहिए आपको? जब आपकी नज़रों में आगे की पढ़ाई करने का हक सिर्फ लड़कों को है, तो फिर एक फीमेल डॉक्टर की डिमांड कैसे कर सकते हैं आप? अनुज की इस बात से मंगतराम की नज़रें झुक जाती हैं। उसे समझ में नहीं आता कि अनुज की इस बात का क्या जवाब दे। बोलिए ना पापा। मंगतराम बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सब हॉस्पिटल से घर आते हैं और मंगतराम को ये खुशखबरी देते हैं कि उसके घर पोती हुई है। तभी थोड़ी देर बाद अनुज और नेहा अपने बैग पैक करके वहाँ से जाने लगते हैं। रुको अनुज, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कल हॉस्पिटल में तुम्हारी उस एक बात ने मेरी आंखें खोल दी। तब तो मैं तुम्हारी उस बात का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन अब अच्छे से मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ। नेहा बहू आगे ज़रूर पढ़ेगी और मैंने राधा बहू को भी आगे पढ़ने नहीं दिया, लेकिन अब हम राधा बहू को भी पढ़ाएंगे और अपनी पोती को मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा। मंगतराम की ये बातें सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट छा जाती है और सही समय पर कही हुई अनुज की सिर्फ एक बात मंगतराम की सोच को पूरी तरह बदल देती है।